ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए सुनते हैं परिचर्चा। विषय है स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती। प्रतिभागी हैं प्रगतिशील किसान अनिरुद्ध सिंह और वरिष्ठ उद्यानिकी विस्तार अधिकारी प्रदीप परिहार। परिचर्चा का संचालन किया है दीपक निषाद ने। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस परिचर्चा में। बहुत खास परिप्रेक्ष्य में इस परिचर्चा का आयोजन किया गया है आज, और बहुत दिलचस्प विषय है और एक यात्रा है जिसे तमाम जो किसान भाई हैं जो अपनी आमदनी को लेकर के बहुत रुचि रखते हैं और उसे बढ़ाना चाहते हैं और एक प्रगतिशील तरीके से खेती किसानी करना चाहते हैं, उनके लिए ये यात्रा किसी नजीर से कम नहीं है। हमारे बीच आज केसली से प्रगतिशील किसान हैं और एक बहुत बड़ा मिसाल प्रस्तुत किया है इन्होंने खेती किसानी के माध्यम से। अनिरुद्ध सिंह ठाकुर जी उपस्थित हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ केसली से ही वरिष्ठ उद्यानिकी विस्तार अधिकारी प्रदीप परिहार साहब हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध सिंह जी, आपसे हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने एक बहुत बड़ा नवाचार किया है खेती किसानी के क्षेत्र में, और वो जो फसल हमारे यहाँ नहीं मानी जाती है कि उसके अनुकूल वातावरण है, जलवायु है, उस फसल को आपने सागर में अपने खेती किसानी में उसको करने का काम किया और एक बड़ा मुनाफा आप पैदा कर रहे हैं। दूसरे किसानों के लिए वो मॉडल कहीं न कहीं अनुकरण के योग्य है। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा विचार आपके दिमाग में कैसे आया और कैसे आपने उसको फलीभूत करने के लिए प्रयास करना शुरू किया। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगा था, तो इसी लॉकडाउन के दौरान 28 मार्च को मैं अपने गृहग्राम केसली आया था, और केसली में जब लंबे समय तक मैं यहाँ रहा तो मुझे इस केसली की और बुंदेलखंड की वास्तविकता से मैं अवगत हुआ। मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, चूंकि बुंदेलखंड कृषि प्रधान है, पूरा हमारा गांव भी कृषि प्रधान है। यहाँ के 80% लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर ही निर्भर हैं। जी। तो जब मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ के लोग गरीबी और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर पलायन चल रहा है, तो इस कारणों को जानने की मैंने कोशिश की। तो मेरे सामने एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर आया कि हमारे जो बुंदेलखंडी के और केसली के जो किसान भाई हैं, वो छोटे छोटे रकबा के किसान हैं, उनके पास थोड़ी थोड़ी कृषि है, और उसमें वो परंपरागत तरीके से कृषि तो करते हैं लेकिन कुछ नए प्रयोग नहीं करते जिनसे उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो इसके लिए लगातार मेरे मन में कुछ प्रश्न चल रहे थे कि इनकी स्थिति को कैसे सुधार किया जाए। और इसी दौरान जब मैं अपनी लद्दाख की यात्रा करता हूं तो मेरे मित्र उनसे मिलता हूं और वहां मैं बहुत सारी फसलों के बारे में जानकारी उनसे लेता हूं कि मैं कैसे कुछ नई फसलें हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में करूं। इसको लेकर हमारे परिहार साहब से, हमारे जो यहाँ के उद्यानिकी प्रभारी हैं परिहार साहब से हमारी वार्ता होती है, और फिर उनके सामने अपनी एक नई फसल का उदाहरण रखता हूँ कि साहब मैं स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहता हूँ, तो आप मेरा उत्साहवर्धन करते हैं। पूरा लगातार उन्होंने सपोर्ट प्रदान किया। सबसे बड़ी सामने हमारे एक चुनौती आई थी उस समय, वो आई थी यहाँ के जलवायु की, कि जलवायु जो अनुकूल नहीं है स्ट्रॉबेरी के लिए, उसको कैसे किया जाए। इसकी जो फसल है, जिसके प्लांट्स लगाए जाते हैं, ये प्लांट्स लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर लगाए जाते हैं, और ये जो तापमान है हमारे यहाँ पर, ये लगभग अक्टूबर लास्ट तक आता है। चूंकि मेरे को ऑर्गेनिक खेती करनी थी, क्योंकि ये डायरेक्ट हम खाते हैं इनको, तो ऑर्गेनिक तरीके से खेती करने के लिए वर्मी कंपोस्ट वगैरह मैंने लिया, और बेड ड्रिप प्लस मल्चिंग के द्वारा हमने इसकी पूरी तैयारी कर दी। 24 अक्टूबर से हमारे यहाँ पर जो तापमान है 25 डिग्री के समथिंग आ गया था। 5 दिन मैंने इसको देखा, तो लगातार जब 29 तारीख तक ये 25 से नीचे रहा, तब मैंने इसकी प्रॉपर तैयारी की और 1 नवंबर को प्लांट्स को लगाया। प्रारंभिक स्तर पे सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, जलवायु से लेकर के तमाम जो चुनौतियां थी, क्योंकि इस तरह की खेती सागर में नहीं होती जी। तो वो क्या चुनौती थी जिससे आपको जूझना पड़ा शुरुआती स्तर पर? सबसे पहले चुनौती मेरे पास थी परिवार की। जी। चूंकि मैंने सबसे पहले अपने बड़े भाई से इस पर चर्चा की थी, तो बड़े भैया ने बिल्कुल हाँ बोल दिया था कि बिल्कुल कुछ करना चाहते हो करो। लेकिन जब मैं और परिवार के सदस्य जो लोग खेती करते हैं, जब मैंने उनसे ये बात रखी, तो मेरे सामने प्रश्न आया कि नहीं, यहाँ पर ये खेती नहीं होती है। समाज ने भी बोला कि इस प्रकार की फसलें यहाँ पर नहीं होती हैं और आपका प्रयोग असफल रहेगा। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर हंसना भी प्रारंभ कर दिया। लेकिन इसी दौरान जब मैं हमारे उद्यानिकी प्रभारी से मिला, तो उनने नो डाउट मेरा मनोबल बढ़ाया और मेरे हर कदम से मिलाकर कदम उनने रखा, और यहाँ से मेरी एक नई हिम्मत आ गई थी, और फिर मैं इसके साथ आगे बढ़ता रहा। अच्छा, यानी आपको शुरू से लग रहा था कि आपको एक विशेषज्ञ की सलाह आपको मिल जाए तो आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगी। बिल्कुल। तो परिहार साहब उस दूत के रूप में आपके सामने आए। जी 100%। तो आपकी परिहार साहब से मुलाकात कैसी हुई? किसने बताया कि आपको परिहार साहब से मिलना चाहिए? मेरे एक भैया हैं, उनने मुझे इनका नंबर दिया। हाँ। तो जब मैं लद्दाख से लौटा था और उसी समय तुरंत मैंने फोन नंबर मिला था मुझे, मैंने फोन पर अपना परिचय दिया और फोन पर परिचय देने के बाद मैंने इनसे बात की तो उसी समय इनने मेरे से बोला बिल्कुल 100% अपन तैयार हैं, मिलते हैं, अपन मिलकर इस पर और आगे बात करते हैं।
और जब मैं वहां से लौट कर आया, अगले दिन ही मैं परिहार साहब से मिलने गया। परिहार साहब ने मुझे बहुत सारी उद्यानिकी की बारीकियां बतलाई, उनके पास अनुभव था, प्रैक्टिकल अनुभव था, वो सब मेरे से शेयर किया और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले गया। बहुत अच्छी बात है ये, और एक उदाहरण है कि कैसे एक विचार को सही विशेषज्ञ सलाह मिले तो वो विचार कैसे एक क्रांति का काम कर सकता है और लोगों के लिए एक मिसाल बन सकता है। और हम जिसकी बात कर रहे हैं प्रदीप परिहार साहब की, वरिष्ठ उद्यानिकी विस्तार अधिकारी हैं, ये केसली से हैं। आप भी हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हैं। आपसे हम परिहार साहब जानना चाहेंगे कि जब अनिरुद्ध साहब ने आपके सामने ये विचार रखा तो बतौर एक विशेषज्ञ आपको क्या ये चुनौतीपूर्ण नहीं लगा, या आपको लगा कि आप लोग ये कर जाएंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? पहली प्रतिक्रिया ये थी कि कहा जाता है कि आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। बस मेरे मन में यही था कि कोई मेरे साथ ऐसा युवा साथी मिले जो कदम से कदम बढ़ाकर हमारे साथ मिले, क्योंकि परंपरागत खेती बहुत हो रही है जिसमें किसान आज मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। तो जब हम अनिरुद्ध भैया से मिले थे तब उन्होंने कहा कि सर हमें स्ट्रॉबेरी की खेती करना है। तो हमने कहा कि बिल्कुल कदम से कदम हम आपके हर एक चीज में आपका सहयोग करेंगे। तो उन्होंने कहा सर मेरा लेह लद्दाख दौरा भी हुआ है, प्लांटिंग मटेरियल भी हमने देखा है, कृषक खेती कर रहे हैं उनको भी देखा है। चूंकि मेरी 2014 की यहाँ पोस्टिंग थी और 15 में हमने विभाग के तौर पर एक भ्रमण किया था महाबलेश्वर में, जहां स्ट्रॉबेरी का एक बहुत बड़ा हब है। वहां पर लोग वर्टिकल फार्मिंग के रूप में स्ट्रॉबेरी को कर रहे थे। तो हमें ये था कि ये चीज असंभव नहीं है मध्य प्रदेश के हिसाब से, लेकिन चुनौती ये थी कि जलवायु को हमें ध्यान में रखना था। इस क्षेत्र में कुछ लोग गमलों में भी कर रहे हैं और भाई साहब के खुद के घर में भी गमलों में उसके 1-2 पौधे लगे थे और वो वहां पर फल दे रहे थे। तो हमें लगा कि हाँ, अगर यहाँ अपने को 1-2 फल अगर दिख रहे हैं भूमि पर, इसको पे कर सकते। तो 15 अक्टूबर के आसपास जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने इनसे सलाह की, ड्रिप और मल्चिंग पर इसकी खेती होती है। ड्रिप में बूंद बूंद सिंचाई जो होती है, और आजकल बड़े हब के रूप में जाना जाता है कि PMKSY जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसमें विभाग के द्वारा भी इस पर अनुदान दिया जाता है। जैसा कि अपन जानते हैं कि ड्रिप से बूंद बूंद सिंचाई में हर एक पौधे को जितनी आवश्यकता है वही उस पौधे को प्राप्त होगा। दूसरा, इसमें पानी की बचत होगी। तीसरा, इसमें यह रहता है कि जो अपने को इसमें ऑर्गेनिक दवाइयां देनी है, चाहे वो ट्राइकोडर्मा विरिडी है, तो वो बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से वहां पर उस पौधे तक पर्याप्त पहुंच सकती है। भूमि में जो नमी बनी रहनी चाहिए वो बनी रहती है, क्योंकि बहाव की स्थिति में पौधे जो है उनकी जड़ें उखड़ सकती है। क्योंकि स्ट्रॉबेरी की जो पौध होती है वो ज्यादा गहरी नहीं होती है, वो अधिकतम अपने मृदा की ऊपरी सतह पर ही पाई जाती है। तो उसमें अगर बहाव पद्धति से अपन करेंगे तो वो बह सकती है और उनकी जड़ें असंतुलित हो सकती है और अपनी पैदावार उससे घट सकती है। और इसमें फर्टिलाइजर बिल्कुल कम यूज किया जाता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा जितना अपन जैविक खाद यूज करेंगे उसमें उसकी क्वालिटी जो रहती है वो अच्छी रहती है। और मल्चिंग का उद्देश्य ये था, क्योंकि फ्रूट जो होता है वो टेंडर होता है, मतलब इसमें कहा जाता है कि जल्दी खराब होने वाला होता है। यदि ये सीधे भूमि की सतह पर आएगा या भूमि के संपर्क में आएगा, मृदा के संपर्क में आएगा, तो उससे उसकी क्वालिटी जो है वो घटने की संभावना रहती है, जिससे कि मार्केट वैल्यू उसकी रहेगी वो कम हो जाती है। तो मल्चिंग का उद्देश्य यही रहता है। और इसमें खरपतवार भी बिल्कुल कम आते हैं, जिससे कि पैदावार में मात्र वृक्ष से वो प्रतिस्पर्धा ना करें। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है और काफी विस्तार से आपने हमारे किसान भाइयों को इस पूरी प्रक्रिया को समझाया। अनिरुद्ध साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जब ये शुरू किया, खासकर जब हम परंपरागत खेती करते हैं और परंपरागत खेती से हम नकदी फसलों की तरफ, नकदी किस्मों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चुनौतियां होती है निसंदेह। तो अगर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करें तो उसमें नकदी फसलों में जो लागत होती है एक किसान भाई की, और परंपरागत खेती जो हम अरसे से करते आए हैं, उन दोनों के लागत की हम तुलना करें, पारिश्रमिक की तुलना करें, तो दोनों की डिमांड क्या होती है और दोनों में से क्या ज्यादा मुनाफादायक होता है? जी, नकदी फसलें क्या करती हैं कि जो परंपरागत खेती कर रहे हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जितनी जगह पर मैंने अभी स्ट्रॉबेरी लगाई है उसी जगह पर परंपरागत तरीके से जो धान लगी हुई थी उतने क्षेत्र में, और उस धान में जो लागत है वो सब काटने के बाद लगभग 800 रुपए का घाटा हुआ था, उतनी जगह थी। और उसी जगह में अभी मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई है और उसमें हमारा सब कुछ लागत काटने के बाद में लगभग हम 4.5 लाख या 4.25 लाख फायदे में है उसमें, क्योंकि 1 लाख के समथिंग हमारी उसकी लागत आई थी और अभी 6 लाख के समथिंग उसमें हम अभी बेच चुके हैं और अभी हमारी फसल खड़ी हुई है। इसमें अच्छा ये हमें आप बताइए, कितने रकबे में आपने ये खेती करनी शुरू की थी? हाँ, बिल्कुल एक प्रयोग था मेरा। तो मैंने लगभग 1 एकड़ से थोड़ी सी ज्यादा जमीन है, उस पर ये प्रयोग मैंने किया है। शुरू में आपको लगा नहीं कि थोड़ा और कम स्केल करते हैं, इसका परिणाम जैसा आएगा उसके बाद हम इसको स्केल अप करेंगे, बढ़ाएंगे इसकी? जी बिल्कुल,
लेकिन मेरे मन में एक चीज थी कि अगर कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो इसका जो उत्पादन होगा तो कम से कम इतना उत्पादन होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो हमारे गांव में तो नहीं सेल हो सकता। इसको अगर हम बाहर सेल कर रहे हैं तो बाहर सेल करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लगेगा वो तो निकलना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको लगभग 1 एकड़ में करना प्रारंभ किया था। तो आगे आपका क्या इरादा है? इसे आप और विस्तार देना चाहते हैं? बिल्कुल निस्संदेह। लगभग मेरे पास मध्य प्रदेश के बहुत सारे शहरों से लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं। हजारों लोग मेरे फार्म पर विजिट कर रहे हैं और विजिट के साथ साथ किसान लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं। मैं उनको प्रशिक्षण भी दे रहा हूं। अगले साल यहाँ पर 50 से 100 किसान तो आपको स्ट्रॉबेरी वाले यहाँ पर मिलेंगे और हमारा केसली 1-2 साल में स्ट्रॉबेरी के हब के नाम से प्रसिद्ध होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। केसली मिसाल बने। आपने जो एक नींव डाली है, एक बीज डाला है, वो निश्चित रूप से एक मुकम्मल पौधे के रूप में हमारे सामने आएगा। प्रदीप परिहार साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, और बहुत आत्मविश्वास के साथ अनिरुद्ध साहब ये बात कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो बुंदेलखंड क्षेत्र की जलवायु उसमें हम केसली के अलावा, चूंकि ये जब केसली में ये चीज हो सकती है तो निसंदेह हमारे दिमाग में ये विचार आता है कि ये चीजें अन्य क्षेत्रों में भी बहुत आराम से हो सकती हैं अगर हम सही तरीके से, सही विशेषज्ञ की सलाह के साथ और सही पद्धति के साथ आगे बढ़े। तो आप क्या संभावनाएं देखते हैं इसको लेकर के? केसली में यदि स्ट्रॉबेरी हो सकता है तो ये मानना है कि सागर के संपूर्ण जगहों पर इसकी खेती की जा सकती है, क्योंकि तापमान इसके लिए जो उपयुक्त रहता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। वो नवंबर के आसपास सागर में लगभग जगहों पर हो जाता है, क्योंकि इसकी खेती महाबलेश्वर और अन्य इलाकों में सितंबर या अक्टूबर के आसपास होती है। वो लोग पॉली हाउस में करते हैं, तो पॉली हाउस में वो पहले से ही उसको उपयुक्त तापमान दे देते हैं। लेकिन हम उस लागत को ना बढ़ाएं और अपना उत्पादन हम बराबर लें, तो उसके लिए ये नवंबर का महीना उपयुक्त है और सागर जिले में इसकी अपार संभावना है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। 1 नवंबर से हमारा जो प्लांटिंग मटेरियल है वो लग गया था और प्रथम जो स्ट्रॉबेरी की तुड़ाई है वो 28 दिसंबर के आसपास हम लोगों ने कर ली थी और अभी तक मार्च का महीना चल रहा है। प्रतिदिन 50 किलो के आसपास उत्पादन हो रहा है। जी परिहार साहब, चूंकि आप विशेषज्ञ हैं तो आपके माध्यम से इस चीज को हम और समझना चाहेंगे। आपने बताया कि नवंबर की पहली तारीख में आपने ये पूरी प्रक्रिया शुरू की, दिसंबर के मध्य में जो है आपने फसल की तुड़ाई करनी शुरू कर दी, आपकी आमदनी आनी शुरू हो गई। तो यदि हम उस अवधि में जो दूसरी परंपरागत किस्मों की खेती हमारे क्षेत्र में होती है उससे हम तुलना करें, बहुत सारा खर्च उसमें जो है शामिल होता है, तो उसकी तुलना यदि हम सीधे स्ट्रॉबेरी से करें या स्ट्रॉबेरी जैसी दूसरी नकदी फसलों से करें तो कितना ज्यादा ये अपने लिए लाभदायक है? इसमें जैसे नवंबर का महीना है तो इसमें कम से कम अपने को 10 से 15 दिन भूमि की तैयारी करने में लगते हैं, क्योंकि अपने जैसे पूर्व की जो फसल है, यदि कृषक पूर्व की कृषि या अन्य कोई फसलें ले रहा है उसमें अपन पूरा खेत की तैयारी करें, बेड बनाए जाते हैं और बेड पे इसकी जो खेती करते हैं उसमें 10 से 15 दिन का समय लगता है। और इसमें कृषक भैया को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रॉबेरी की खेती जहां की जा रही है उससे पूर्व की फसलें ऐसी हो जो कि ज्यादा उर्वरकों को अपनी ओर आकर्षित ना करें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के लिए भी ज्यादा उर्वरकों की आवश्यकता रहती है, क्योंकि फसल बिल्कुल सतही होती है और सतही होने के नाते इसमें ऐसी फसलों का प्रयोग अपने बुंदेलखंड के क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत अच्छी बात बताई आपने प्रदीप परिहार साहब। अनिरुद्ध साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारी चुनौतियां हमारे बीच में हैं, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, और आपने बताया कि 50 किलो के आसपास जो है सामान्य परिस्थितियों में तुड़ाई आप रोज कर रहे हैं, तो ये बाजार आपको कितनी आसानी से मिल जाता है? क्या सागर से बाहर व्यापारी हैं वो भी आपसे संपर्क कर रहे हैं खरीदी के लिए? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या थी एक मेरे सामने जब ये फसल तैयार हो रही थी कि चूंकि हमारी जो फसल है उसका बाजार केसली या सागर नहीं है, बड़ा बाजार नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो मैंने इसके लिए सबसे उपयुक्त अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को समझा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने अपनी बात लोगों तक रखी। और निसंदेह जब हम देखते हैं हमको पता नहीं चलता कि हमारे जो सोशल मीडिया में अन्य जगह से बहुत सारे मित्र जुड़े रहते हैं अलग अलग जगह से। जब मैंने अपनी बात वहां पर रखी तो मेरे पास वहां से ऑर्डर आना शुरू हुए, क्योंकि महाबलेश्वर महाराष्ट्र में आता है और मुंबई भी महाराष्ट्र में आता है। मैंने अपनी स्ट्रॉबेरी मुंबई भी भेजी है। और इसके अलावा हम बात करते हैं कि अन्य जगह से बहुत सारे आउटलेट से जहां पर अभी मेरी कंटिन्यू सप्लाई चल रही है। कल भी हमारे सागर के एक प्रसिद्ध आउटलेट है वहां पर गई थी, नरसिंहपुर के आउटलेट जा रही है, दमोह के आउटलेट जा रही है, और या जो इसको खाना चाहते हैं वो नो डाउट मुझसे सीधे संपर्क कर रहे हैं और बस के माध्यम से मैं लोगों तक ये पहुंचा रहा हूं। वर्तमान में मेरे पास ऑर्डर ज्यादा है और मेरे पास प्रोडक्ट कम है और मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं, ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं, ऐसी सुविधा में लगा हुआ हूं कि अगली बार जब बहुत सारे मेरे किसान भाई इसको लगाएं तो उन सब के लिए मैं मार्केट उपलब्ध करा सकूं, बाजार उपलब्ध करा सकूं, जिससे कि कोई मेरा भाई निराश ना रहे। इसके लिए मैंने उनको प्लांट्स देने के लिए भी एक एग्रो फार्म बनाई है, जिसके माध्यम से मैं सभी लोगों को प्लांट्स उपलब्ध करा रहा हूं और प्रशिक्षण भी उनको दूंगा और इसी के माध्यम से मैं इनके जो उत्पाद है
उसको भी मैं लूंगा और उसको मार्केट तक पहुंचाऊंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा। मेरी ऐसी कोशिश है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत नायाब तरीका आपने अपनाया है और बहुत अच्छी कोशिश है कि तमाम जो दूसरे किसान भाई भी इसे करना चाहते हैं उनको निराश ना होना पड़े, उनको बाजार मिले। पर यह सब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, चूंकि हम जब बाजार की बात करते हैं, मुनाफे की बात करते हैं, तो उसमें गुणवत्ता, क्वालिटी एक बहुत बड़ा घटक होता है। जब तक आपके उत्पाद में वो गुणवत्ता नहीं है तब तक आपको वो दाम भी कभी नहीं मिलता है। तो जो प्रचलित क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है जहां पे अनुकूल तापमान हमेशा बना रहता है, उनकी तुलना में सागर के केसली के स्ट्रॉबेरी की यदि हम गुणवत्ता के लिहाज से तुलना करें तो ये कितना उपयुक्त बैठता है उस पैमाने पे? जैसा हम जानते हैं कि अन्य क्षेत्रों में जहां स्ट्रॉबेरी हो रही है उसकी गुणवत्ता में केसली की बहुत ज्यादा उपयुक्त है। और इसकी जो साइज देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि एक स्ट्रॉबेरी की कम से कम साइज जो है हमने नोट किया है वो 175 ग्राम तक भी यहाँ तक गई है। और टेस्ट में अन्य क्षेत्रों की तुलना में भी यहाँ का जो स्वाद है वो बहुत लाजवाब है। और 2 या 3 अगर अपन हाथ में लेकर 10 या 5 मिनट रखें तो जो उसकी सुगंध है वो एकदम महक उठता है। मतलब बिल्कुल अन्य क्षेत्रों से आप ये मान के चलें कि यहाँ की जो गुणवत्ता है, स्वाद है, साइज है, वो बिल्कुल उपयुक्त है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। किसी भी पैमाने पे ये दूसरे क्षेत्रों के स्ट्रॉबेरी होते हैं उनसे कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए भी एक कारण हो सकता है कि आपको बराबर इसका दाम मिल रहा है। बिल्कुल। और मैंने इसको ऑर्गेनिक पद्धति से इसको मैंने किया है, तो इसके लिए जो अच्छे ग्राहक हैं, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, वो सीधा मुझसे संपर्क कर रहे हैं। चूंकि परिहार साहब आप इसके विशेषज्ञ हैं, तमाम क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं, तमाम फसलों, तमाम किस्मों का अध्ययन करते हैं, तो आपसे हम ये चीज समझना चाहेंगे, पूरी प्रक्रिया शुरुआत से लेकर के अंत तक एक किसान भाई यदि जो आपको सुन रहा है और आपकी बात को सुन करके यदि वो इस खेती को, इस प्रयोग को, इस नवाचार को अपने खेती में लागू करना चाहे तो उसके लिए आपकी बात जो है किसी सूत्र से कम ना हो। सर्वप्रथम इसमें आपको 15 अक्टूबर के आसपास खेत की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें आपको पहले जो फसल लगी उसके हिसाब से रोटावेटर आपको चलवाना पड़ेगा। रोटावेटर चलवाने के बाद आपको उसके हिसाब से बेड बनाने पड़ेंगे जो लगभग 60 सेंटीमीटर चौड़े हो और 45 सेंटीमीटर ऊंचे हो, क्योंकि इसमें अपने को पृथ्वी की सतह से थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा। उसके पश्चात आपको ड्रिप उद्यानिकी विभाग की सहायता से भी आप अनुदान के माध्यम से ले सकते हैं, जिसमें कृषकों को 55% अनुदान पर ये दी जा रही है। जो मल्चिंग है वो भी अनिवार्य है, उसमें भी आपको विभाग मदद करता है, तो वो आप लगा सकते हैं। उसके पश्चात आपको प्लांटिंग मटेरियल जो है, जो पौधे आते हैं उनके, उन पौधों को बेड पर लगाया जाता है उनको। उसके पश्चात इनमें अपने को जो पानी रहता है 1 दिन छोड़कर आप पानी इसमें देना पड़ता है, जिससे कि पर्याप्त नमी बनी रहे। और वेंचुरी के माध्यम से इसमें किसी प्रकार का अपने को खाद है वो अपन दे सकते। लेकिन किसान भाइयों को ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब अपन बेड की तैयारी करते हैं उसी में जो उर्वरक खाद रहता है, जैविक खाद, जिसको अपन गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, उनका जितना ज्यादा प्रयोग रहेगा उतनी गुणवत्ता और स्वाद स्ट्रॉबेरी का अच्छा आएगा। उसके पश्चात लगभग 50 से 55 दिन में आपकी फ्लोरिंग जो होती है, सफेद कलर के सुहाने फूल आने लगते हैं और उसके बाद इनकी प्रथम तुड़ाई 55 से 58 दिन के बाद आप कर सकते हैं। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि आपको मार्केट, अगर लोकल मार्केट में इनको करना है तो आप पूरी मैच्योर अवस्था में जब आ जाए तब इनकी तुड़ाई करें, और अन्य स्थानों पर अगर अपने को बेचना है तो हल्का सा उसमें 80% अगर उसमें पूरा पका ना हो तब उसकी तुड़ाई ताकि वो अगर बाहर के क्षेत्र में जा रहा है तो खराब ना हो। बिल्कुल सही। और इसमें पैकिंग मटेरियल जो होता है, प्लास्टिक के डिब्बे आजकल मार्केट में चल रहे हैं, तो उसमें अपन करके इसको ज्यादा आसानी से मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग में कोई समस्या नहीं है और तकनीकी सलाह है उसमें भी कोई समस्या नहीं है। विशेषज्ञ हमारे सागर में हैं और चूंकि अनिरुद्ध सिंह आपने ये खेती को करके ये दिखा दिया कि कोई भी किसान भाई अपने खेत में ये खेती बड़े आराम से कर सकता है, मुनाफा कमा सकता है। आप उसके एक जीवंत उदाहरण हैं, चूंकि आपने तो बिना किसी ट्रेनिंग के आपने किया। लेकिन एक साधारण किसान भाई अगर इस तरह के प्रयोग को अपने खेत में करना चाहता है, उसके लिए खास कोई ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी? जैसा कि शासन के हर एक विकास खंड में उद्यानिकी विभाग के कार्यालय खुले हुए हैं जी, उसमें प्रशिक्षित एवं बुद्धिजीवी हमारे अधिकारीगण बैठते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जिला सागर में उप संचालक उद्यान कार्यालय है, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र सागर एवं बिजोरा में भी हमारे प्रशिक्षित एवं बुद्धिजीवी वैज्ञानिक महोदय बैठे हैं, उनसे किसी प्रकार की सलाह और मार्गदर्शन तकनीकी संबंध में प्राप्त हो सकता है। किसान भाइयों को इसमें किसी प्रकार की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एवं हमारे बीच ही के किसान ने अगर ये किया है तो ये सबसे बड़ा अपने लिए उदाहरण है। बिल्कुल, इस खेत में अगर लगाया है तो ये अपने सामने उदाहरण है। तो अपन किसी भी तरह से घबराए नहीं एवं उनसे निसंदेह
पूछ सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और हमारे बीच में ऐसे किसान भाई मौजूद हैं जिन्होंने ये सफल प्रयोग करके दिखाया, और तकनीकी सलाह भी हमारे आसपास है। आप निश्चित रूप से विभाग से संपर्क करें, और अगर एक विशेषज्ञ सलाह से अगर आगे बढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा, और रिस्क फैक्टर जो है इसमें काफी कम रहेगा, उसमें नुकसान होने की गुंजाइश बहुत कम रहेगी। हम रिस्क की बात कर रहे हैं, नुकसान की बात कर रहे हैं। हर आदमी सोचता है कि पहला कदम कौन आगे बढ़ाए, क्योंकि हम अपने आसपास बहुत सारी कहानियां सुनते हैं कि हमारे बगल के किसान ने ऐसा कर लिया, हमारे दूसरे क्षेत्र के किसान ने ऐसा कर लिया, लेकिन हम अपने क्षेत्र में उसे करने से डरते हैं। तो जब आपने शुरू किया तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं कुछ एक रिस्क रहा होगा कि अगर असफल हो गए तो। दूसरे किसान भाई जो सुन रहे हैं आप, उनके लिए क्या हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि आप छोटे से क्षेत्र में इस चीज को लगा के देख लिए, अगर आपको वहां से सफलता मिलती है तो आप इसके पैमाने को बढ़ा सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? 100%। हमको जब प्रयोग करते हैं तो प्रयोग हमको छोटे से क्षेत्र में करना चाहिए, लेकिन क्षेत्र इतना भी छोटा ना हो कि उसको आपको बेचने में प्रॉब्लम आए, क्योंकि अगर आप बहुत छोटे क्षेत्र में करेंगे तो उसको फिर आप इतना लेकर कहां जाएंगे आप। तो कम से कम इतना क्षेत्र तो हो कि जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंचाने में आपको दिक्कत ना रहे। लेकिन हमको जब शुरुआत करते हैं तो हमको एक क्षेत्र का दायरा निश्चित कर लेना चाहिए। 1 एकड़ या आधा एकड़ जितना भी आप कर सकते हैं इतने में आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार इसमें निरंतर आपके सहयोग के लिए खड़ी हुई है, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। परिहार साहब, आपका क्या कहना है इस विषय पर कि किसान भाइयों को कितने खेत में आपको उस फसल की किसानी के लिए जाना चाहिए? जैसा कि जानते हैं कि कम से कम, जैसा अभी बताया गया है कि 1 एकड़ इसका कम से कम क्षेत्र होना चाहिए, और कृषकों का एक समूह बनाकर अगर इसकी खेती की जाए, जिससे कि 10 किसान 20 किसान अगर इकट्ठा होकर अगर खेती करें अपने अपने खेतों में, तो उसमें समूह के आधार पर वो लोग जो भी उत्पाद है उसको बेच सकते हैं, और अपनी जो रेट है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं इसमें। क्योंकि अगर एक किसान होगा तो मार्केट की जो रेट है वो तय करेंगे, लेकिन यदि ग्रुप में अगर जिनके पास अपना उत्पाद होगा तो वो अपनी राशि खुद तय कर सकते। एक साथ इकट्ठा होकर करें और ग्रुप में करें तो उसमें किसान भाइयों को फायदा। अनिरुद्ध साहब, आपसे आखिरी में हम ये बात जानना चाहेंगे कि इसका जो पौध होता है, जब आपके दिमाग में ये विचार आया तो पौध आपने कहां से इसका हासिल किया? जी बिल्कुल, मैंने ये हिमाचल प्रदेश से इसको हासिल किया था, लेकिन अब यहाँ के किसान वासियों को इसकी कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि यह पौधा अब मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। क्योंकि मैंने जो अनुभव लिए हैं और उन अनुभव के बेस पर मैंने एक, जैसे आपको मैंने बताया था कि मैंने एक फर्म में डाल रहा हूँ, और उस फर्म के माध्यम से मैं आपको आपके घर तक के पौध उपलब्ध कराऊंगा। विभाग की तरफ से क्या इसके लिए सुविधा दी जाती है, उद्यानिकी विभाग की तरफ से? परिहार साहब, जैसा रकबा जिस हिसाब से बढ़ेगा तो हम अपने वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क करेंगे, और जितना भी फल क्षेत्र विस्तार में या स्ट्रॉबेरी के माध्यम से जो भी होगा वो हम विभाग से सहयोग किसान भाइयों को करवाएंगे। विभाग से जो भी सहयोग हो सकता है किसान भाइयों को वो सहयोग मिलेगा। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अनिरुद्ध सिंह साहब का, प्रगतिशील किसान हैं। इसके अलावा आप पहले दूसरे पेशे में थे और दूसरी तमाम गतिविधियों में आप अपने आप को शामिल किए हुए थे, लेकिन आपदा में अवसर का एक बहुत बड़ा मिसाल है कि कैसे लॉकडाउन में आप उस क्षेत्र से अपने गृह क्षेत्र में आए और आपको एक संभावना दिखी कि हमारे क्षेत्र में भी इस तरह की खेती की जा सकती है, और आप स्वयं दूसरों को सलाह ना देकर के स्वयं एक उदाहरण के रूप में लोगों के सामने आए और खुद एक सफल किसान, एक प्रगतिशील किसान, एक नवाचार करने वाले किसान के उदाहरण हैं आप, और तमाम किसान भाई आपसे सीख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप केसली से हमारे बीच आए। और प्रदीप परिहार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कदम दर कदम इनके लिए जब भी आपको जरूरत महसूस हुई तब आप इनकी सलाह के लिए हमेशा आगे रहें और बढ़ करके इनका आपने सहयोग किया। वरिष्ठ उद्यानिकी विस्तार अधिकारी केसली से आप हमारे बीच आए। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप केसली से हमारे बीच स्टूडियो में आए और इस परिचर्चा में शामिल हुए। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद।